दोस्तों, हम कुछ दिनों से वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पा रही थी कि यूट्यूब हमारी ईमेल आईडी लॉग आउट हो गई थी तभी, जिसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अब आपको पूरी स्टोरी सुनने को मिलेगी। अब फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लव स्टोरी के आगे के एपिसोड 52 एम्बैरसिंग सिचुएशन। दानिन दरवाज़ा खोलकर हॉस्टल रूम में वापस आती है तो फलक जो बेड पर बैठी थी उस पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन अपनी जगह से उठकर ज़रा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, या अल्लाह, फाइनली आई तुम यहाँ, वरना मुझे तो लगा कि मैडम को फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। आज तो तुम मुझे साफ साफ बता दो, पागल खुद हो या मुझे करना चाहती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें अंदाजा भी है कल मैं कितना परेशान हो गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, ऊपर से अपना फ़ोन भी वहीं छोड़कर आ गई थी। अरे कोई इमरजेंसी थी तो कम से कम मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं साथ चलती तुम्हारे। ऐसे कैसे अकेले जा सकती हो तुम? कुछ भी हो सकता था, और अगर तुम्हें कुछ होना हो जाता खुदा के खौफ से तो मैं क्या करती? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ ढूंढती तुम्हें? तुम्हें पता भी है कल पूरी रात कितनी बेचैन रही मैं, कितने बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे मुझे, पर नहीं, तुम्हें किसी की ना सुननी होती है ना कभी समझनी होती है, तुम्हें हमेशा वो करना होता है जो तुम्हें खुद अपनी तरफ से ठीक लगता है। अरे एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जब मैं तुमसे कह कर गई थी कि एक जगह बैठो तो वहाँ बैठना चाहिए था ना, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मैं आती, हम डिस्कस करते हैं और फिर कोई साथ में सॉल्यूशन निकालते, पर नहीं, तुम्हें तो वंडरफुल मोमेंट बनने का शौक था ना। मुझे बताओ तुम आज 21 साल की हो या 5 साल की, क्योंकि दिमाग तो तुम में है नहीं। उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ में दानिन के लिए गुस्सा, डर और फिक्र तीनों चीज़ें थी जो वो समझ भी रही थी। वो कुछ और कहती उससे पहले ही फलक आगे बढ़कर उस गले लग जाती है और उसे कसकर हक करते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी दादू, प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना, कुछ भी हो तो हम मिलकर सॉर्ट करेंगे। फ्रेंडशिप्स में सारे बैटल साथ लड़ते हैं, दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, इसलिए प्लीज़ ऐसा कभी भी दोबारा मत करना। कहते कहते उसकी आवाज़ कुछ रुआसी हो गई थी। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह वाकई दानिन के लिए कितनी घबरा गई थी। और दानिन, वो तो खुद नमा आंखों से उसके गले लगी हुई थी और माजी की कुछ बातें उसके जहन में गूंज रही थी बार बार। मेरा भरोसा करो इनाया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैंने कुछ नहीं किया। छोटा हूँ, उसने छुआ मुझे इनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। कुछ आंसू उसकी आंखों से गिर गए जब एक बार फिर पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आए, पर तभी फलक उससे हल्का सा दूर होकर उसे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में बह रहे आंसुओं को देखकर फिर से जरा घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ दानू? अम्मी ठीक है ना तुम्हारी? उसकी बात सुनकर दानीन को याद आता है कि अजलान ने यही बहाना बनाया था और वो तुरंत खुद को शांत करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, माला भी ठीक है, वो बस अचानक से बीपी बढ़ गया था और मैं तुम्हें बता नहीं पाई, पर आगे से ख्याल रखूंगी। उसकी बात सुनकर फलक हाँ में सिर हिलाती है, तभी उसकी नज़र दानीन के कपड़ों पर जाती है और वो ज़रा नासमझी में पूछती है, तुम्हारा कोई भाई भी है क्या? ये लड़कों के कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? उसकी बात सुनकर दानीन को एहसास होता है कि उसका हुलिया क्या है और वो ज़रा घबराते हुए कहती है, वो दरअसल मुझे पसंद है ओवरसाइज्ड पहनना, इसलिए। फलक उसकी बात समझते हैं, ओह अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों ये कपड़े देखे देखे क्यों लग रहे हैं। अरे हाँ, भाई के पास भी सेम ऐसा ही है, उन्हें बहुत पसंद है वो। लगता है तुम दोनों की पसंद सेम ही है, क्या बात है। खैर तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तुमसे। उसकी बात सुनकर दानीन हाँ में सिर हिलाती है और वहां से सीधे अलमारी की तरफ जाकर अपने कपड़े निकाल शकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसने फलक की बात पर कोई खास तवज्जो दी भी नहीं थी। इधर अजलान के पेंट हाउस में वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। ये वही गेस्ट रूम था जहां दानीन ठहरी थी, जिसे फिलहाल उसे साफ करना था। उसका एक रोल था शुरू से ही, या यूं कहो जब से उसने होश संभाला था तब से ही उसे अपनी चीज़ों पर किसी के निशान और अपने कामों पर किसी और की छवि बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए शुरू से ही वो अपने सारे काम खुद ही करता था। मुलाजिमों से एक चिढ़ सी थी उसे और अपने घर से यहाँ शिफ्ट होने की एक वजह ये भी थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है एक जानी पहचानी सी खुशबू उसे महसूस होती है, साथ ही एक जाना पहचाना सा एहसास भी, जैसे कोई अपना सा ठहरा हुआ था यहाँ। उसे नहीं पता था कि वो दानीन को यहाँ क्यों लाया था। वह चाहता तो उसे होटल में एक कमरे में रख सकता था, वहाँ मौजूद स्टाफ को उसकी देखभाल करने के लिए भी कह सकता था। वह उसका स्टाफ था, उसके एक ऑर्डर पर जो वह कहता वह करने को तैयार हो जाता, पर तब भी वो उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया। ये पेंट हाउस वो जगह थी जहाँ वह सबसे बचने के लिए छिपता था। अंधेरों में रहते रहते उसे तन्हाइयों की इतनी आदत हो गई थी कि हल्का सा उजाला भी उसे तकलीफ देता था, तो न जाने क्यों वो अपने साथ किसी और को भी पहली बार जिंदगी में इस अंधेरे में ले आया था। वो चाहता तो उसे वापस हॉस्टल में छुड़वा सकता था, वहाँ फलक भी उसका ख्याल रखती, पर नहीं, वो उसे यहाँ लाया। पर क्यों?
वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जिस पर अभी भी कुछ सिलवटें थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई पिछली रात वहां सोया था। और अनाया ही उसकी आंखों के सामने एक बार फिर कल के सारे मंजर घूमने लगे। वो उसकी यादों से बचना चाहता था, पर जिंदगी ने उसे जैसे एक ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो चाहकर भी उसकी यादों से बच नहीं सकता था। यह वह घर था जहाँ वो अपने अंधेरों को उजाले से महफूज रखता था, पर अब दानिन की यादें यहाँ भी मौजूद थी। वो सारे कमरे में एक नज़र घुमा के वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है और बाथरूम में कदम रखते ही उसकी नज़र वही साइड में रखी एक बकेट के अंदर पड़े कुछ कपड़ों पर जाती है। ये दानिन के कपड़े थे जो सुबह वो छोड़ गई थी। अनाया ही ना जाने उसके जहन में क्या आता है, वो उन कपड़ों को उठाना है जो अभी भी हल्के गीले थे। वो ड्रेस एक बार फिर उसके सामने थी। उसे आज भी याद था कि कैसे अपनी पेरिस की ट्रिप के दौरान उसने ये ड्रेस खरीदी थी फलक के लिए, जो फलक को बहुत पसंद भी आई थी, पर साइज गलत होने की वजह से वो उस ड्रेस को पहन ही नहीं पाई। पर उसे नहीं पता था कि यह ड्रेस शायद फलक के लिए थी ही नहीं, वो किसी और के लिए थी। वो अभी उस ड्रेस को देख ही रहा था कि तभी एक कपड़ा उसके हाथ में आता है और जैसे ही उसकी नज़र उस कपड़े पर जाती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। यह एक फीमेल इनर थी, एक अंडरगारमेंट। बेचारा एस्लिन, आई फील सैड फॉर हर। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में क्या है, वो तुरंत वो सारे कपड़े लगभग फेंकते हुए उस बकेट में वापस डालता है और घबराते हुए कुछ कदम पीछे लेते हुए कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। यह क्या था? है मुझे ख्याल करना था जब कपड़े छोड़कर गई हैं तो पर्सनल कपड़े भी होने ही थे। है शिट दिस गर्ल। वो वापस काफी एम्बैरस फील कर रहा था। इस वक्त उसकी शक्ल देखने लायक थी। अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह से माफी मांगे के लिए कहते हैं। उसकी नज़र एक बार फिर उन कपड़ों पर जाती है तो वह तुरंत अपनी नज़र फिरते हुए कहता है, व्हाई द हेल एम आई लुकिंग एट देम। पर मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था पर्सनल कपड़े भी होंगे। है मिस दानीन, यू हैव रियली पिस्ड मी ऑफ। इसकी सज़ा तो आपको मिलेंगी। वो यही सोच रहा था तभी उसके जहन में कुछ आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, अब मेरी मेहमान अगर कपड़े छोड़ गई हैं तो इन्हें धोकर तो मुझे वापस करना ही चाहिए। इतना कहकर वो उस बकेट को उठाता है और सारे कपड़े वही रखी वॉशिंग मशीन में डालते हुए खुद से कहता है, बहुत शौक है ना मेरे ख्यालों में रहने का, तो क्यों ना कुछ वक्त हम भी आपके ख्यालों में गुजारे। नाउ इट्स योर टाइम टू गेट पिस्ड मिस ट्रबल मेकर। इधर होस्ट में दानी नहाकर टोवल लपेटे बाथरूम में लगे आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसे कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद भी आ रहा था, पर फिर भी कुछ क्लियर नहीं था। यही सब सोचते हुए वो शर्मिंदगी और बेचारगी से बदबदाते हुए कहती है, आह क्या हो गया मुझसे? क्यों पिया वो जूस मैंने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? पर ऐसा क्यों लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है? या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे गुनाहों के लिए। क्यों होता है मेरे साथ यह सब? और उस आदमी के ही पास क्यों जाना था मैंने? अब क्या सोचेंगे मेरे बारे में वो? और अगर उन्होंने सबको बता दिया कि मैंने पी थी तो? या अल्लाह नहीं, अच्छा सोचो दानीन, अच्छा सोचो, इतनी घेरत तो है उनमें। इट्स सो एम्बैरसिंग। वो अभी आईने के सामने खड़ी खुद से शिकायत लग रही थी कि तभी उसे इतनी देर से बाहर न निकलता देख फलक बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहती है, दानू यार कितना टाइम लगेगा? बाहर आओ, मुझे भी वॉशरूम जाना है। उसकी आवाज़ पर वो होश में आती है और जल्दी से अपने कपड़े उठाने लगती है, पर तभी उसकी नज़र अपने पर्सनल कपड़ों पर जाती है और उसे कुछ हिट करता है और जोर से कहती है, शिट। मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरे अंडरवेयर्स और वो ड्रेस। लाउडली क्राइंग। या अल्लाह अब क्या होगा? वो तो सब देख लेने। नहीं यहाँ ये क्यों हुआ? माला लाउडली क्राइंग। मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें अब? वो लगभग रो रही थी। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी आखिर? वही उसी चिल्लाते देख फलक घबराते हुए पूछती है, दानू क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ पर दानीन बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस हुक नहीं लग रहा था, आती हूँ मैं 2 मिनट में। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है और अगले ही पल बाथरूम का दरवाज़ा खोलाकर बाहर आती है तो फलक उसे एक नज़र देखकर खुद अंदर चली जाती है और दानीन अपने बाल सुखाने लगती है, पर एम्बेरसमेंट के मारे वो अभी भी परेशान थी। तभी फलक वापस बाहर आती है और उसे इस तरह परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जब से आए हो देख रही हो अलग ही दुनिया में हो। सब ठीक तो है ना? दानीन, हाँ सब ठीक है। तुम बताओ, कुछ कहना था ना तुम्हें? उसकी बात सुनकर फलक को कुछ याद आता है और वो टेंशन के साथ कहती है, अरे हाँ, तुमने देखा व्हाट्सएप ग्रुप पर SIMT की कम्युनिटी पोस्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। कल हमारा टेस्ट है, तुम्हें याद है? वो टेस्ट जो अजलान सर पहले लेने वाले थे लेकिन फिर उनकी ट्रिप की वजह से पोस्टपोन हो गया था। अब वह टेस्ट अचानक से कल है, जिसमें अभी तक पढ़ाया सारा सिलेबस और सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे डॉक्टर शेरियाज के साथ सर्जरी असिस्ट करने का मौका मिलेगा और उनके साथ सर्जरी
असिस्ट करने का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हर स्टूडेंट क्रेव करता है, पर इतना सारा सिलेबस है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें। मैं अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ, हम साथ में पढ़ाई करें। वो तो अच्छी बात है, आज सारे पीजी फर्स्ट ईयर को ड्यूटी से छुट्टी मिल रखी है ताकि वह ठीक से पढ़ाई कर सके, और तुम्हें पता है इसके मार्क्स हमारे फाइनल ईयर एग्जाम्स में भी जुड़ेंगे, इसलिए टेस्ट में अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना लास्ट में नंबर कम आएंगे और फिर प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर भी जरा परेशानी आ जाती है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस था, पूरा कर पाना तो जैसे मुमकिन ही नहीं था। वह खुद भी परेशान होते हुए कहती है, ठीक कहा तुमने, सिलेबस तो बहुत है, एक काम करते हैं अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे पास फिर भी 17-18 घंटे तो है, और वैसे भी सर सब कुछ इतना अच्छे से समझाते हैं कि अगर सब कुछ एक बार रिवाइज भी हो जाए तो शायद अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर फलक भी हाँ में सिर हिलाती है और वो दोनों कुछ पढ़ाई के टॉपिक डिस्कस करने लगते हैं। एपिसोड 53, आई वुडंट टॉलरेट दिस। शाम 6 बजे। दानीन और फलक नॉन स्टॉप पिछले कई घंटों से लगातार पढ़ रही थी, सिवाय लंच गैप के उन्होंने कोई गैप नहीं लिया था, पर अब बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते फलक की कमर जैसे अकड़ने लगी थी। लो एक लंबी जम्हाई लेते हुए कहती है, आहे मैं बहुत थक गई हूँ दानू यार, चलो ना नीचे चलते हैं, थोड़ा फिर कर आने तो जरा मन शांत होगा, और बाहर का मौसम देखो, एक चाय तो बनती है। उसकी बात सुनकर दानीन, जो किसी कॉम्प्लिकेटेड सी डिजीज का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह से चाय का सुनकर तुरंत हमें सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ चल सकते हैं, एक कप चाय तो बनती है, इतनी देर से पढ़ रहे थे हम। उसकी बात सुनकर फलक के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, उसे पता था वो चाय का सुनते ही हाँ कर देंगी, इसलिए उसने जानकर चाय का जिक्र किया और उसका प्लेन काम भी आया। अब तक उसे भी एहसास हो गया था कि दानीन के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज्यादा अहमियत है तो वो है उसकी चाय। दानीन को उठता देख फलक भी अपनी जगह से उठकर चप्पल पहनती है और वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ जाती है। इतने घंटों की पढ़ाई के बाद उन्हें वाकई थोड़े आराम की ज़रूरत थी। वो दोनों बाहर आती है तो कैंपस के अंदर ही कैंटीन में फिलहाल चाय का वक्त हो रहा था। वो दोनों भी अपनी अपनी चाय लेकर बाहर गार्डन की तरफ आ जाती है। आज का सारा दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे बीत गया था, इसलिए अब उन्हें थोड़ी ताज़ी हवा की सख्त ज़रूरत थी। वो दोनों अपनी पढ़ाई के कुछ टॉपिक डिस्कस करते हुए गार्डन की तरफ ही जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में राजू दिखता है, जो मेन हेडक्वार्टर्स की तरफ से आ रहा था, और उसके चेहरे पर जरा परेशानी थी, जो देखकर फलक तुरंत उन्हें रोकते हुए पूछती है, अरे राजू भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जिन्हें याद नहीं है बता दूं, राजू वो गार्ड है जिसने दानीन को अपनी बहन बना लिया था और उसका सामान उठाने में भी उसकी मदद की थी जब वो SIMT में शिफ्ट हुई थी। फलक की आवाज़ सुनकर राजू भैया नजरें उठाकर उनकी तरफ देखते हैं और जरा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस छुट्टी चाहिए थी, एक मिली ही नहीं, साथ वाला था, उसकी बीबी का भी 9वां महीना है तो वो है नहीं यहाँ, इसलिए स्टाफ कम है, बस इसलिए थोड़ा परेशान है और कुछ नहीं। फलक, अच्छा पर छुट्टी चाहिए क्यों थी आपको, कोई ज़रूरी काम है क्या घर पर? उसके सवाल पर राजू यानी कि राजेश जरा कुछ पल खामोश रहता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ वो दरअसल कल जन्मदिन है दीदी हमारा, और घर में कोई और तो है नहीं, बापूजी तो पहले ही परलोक से धार गए और अम्मा की भी कोरोना में मृत्यु हो गई। ये देकर एक छोटी बहन है जो गांव में रहती है, उसकी बड़ी ख्वाहिश रहती है जन्मदिन बनाने की, हमारा पिछले हफ्ते भर से फ़ोन कर कर कह रही है छुट्टी लेकर आ जाओ, छुट्टी लेकर आ जाओ, पर हम जा ही नहीं पा रहे, नौकरी का जो सवाल है। कहते वक्त उनके चेहरे पर एक बेहद बेचारगी वाली मुस्कुराहट थी। कितनी अजीब बात है ना, हम कितनी आसानी से कई बार उन चीज़ों के लिए नाशुक्री करते हैं जो किसी और का शायद ख्वाब हो, एक परिवार होना, माँ बाप का साया होना, ये सब कितना अजीज हो सकता है, ये किसी ऐसे से पूछो जिसके पास कोई माँ बाप कहने को हो ही ना। AC कूलर में बैठने वाला शायद तक भी गर्मी पर रोता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता ऐसे कई लोग हैं जो तेज़ गर्मी में भी अपना पेट पालने के लिए तपती धूप में मजदूरी करते हैं। 2 वक्त रोटी खाने वाला शायद कई बार सब्जियों में आनाकानी कर कर शिकायत कर सकता है, पर उन्हें क्या पता कि आज भी ऐसे कई लोग हैं सड़कों पर जिनके लिए 2 वक्त का खाना ख्वाब है। कई बार हम अलमारियां भरी होने पर भी कपड़ों की कमी समझते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कड़कती ठंड में भी तन ढकने तक के कपड़े नहीं होते। जिंदगी के कई पहलू हैं, देने वाला वो रब भी बेहद करीम है, किसी को देकर आजमाता है तो किसी को तुड़पाकर, पर है तो हम सब आजमाइशों की दौड़ में ही शुमार। राजू की बातों ने जिंदगी के एक और सिरे का पहलू फलक से कराया था। महलों में रहकर उसे अभी एहसास ही नहीं था कि झोपड़ी के भी घर बनाए जाते हैं। वो कहते हैं ना, महलों की ख्वाहिश थी कि बारिश तेज हो, कोई उस झोपड़ी के मालिक से पूछे जिसकी छत टपकती है। फलक मायूसी से, ये तो बहुत बुरी बात है भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? उसकी आवाज़ में एक शिकायत और बगावत दोनों थी, जिस पर उसकी नादानी पर राजू हल्का सा हंसते हुए कहता है, अरे दीदी, हम जैसे लोगों की यही जिंदगी है, या तो अपनों तक खुद पहुंच सकते हैं या फिर उन तक 2 वक्त की रोटी पहुंचा सकते हैं, और जन्मदिन कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अपनी अम्मा के देहांत तक पर गाँव न जा पाए थे, का करते ऊपर से साफ साफ ऑर्डर था, अगर छुट्टी ली तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और इतनी अच्छी पगार कहीं और की थी ही नहीं, इसलिए अपनी अम्मा का अंतिम संस्कार तक न कर पाए। पर क्या है ना, जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और आंखों में कुछ नमी। वो चुपचाप अपनी बात मुकम्मल कर कर वहां से चला जाता है।
पर नूर और फलक अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। जहां फलक के चेहरे पर सिंपैथी और मासूमियत थी, वहीं दानीन की आंखों में भी वही दर्द था जो राजू की आंखों में था। वो अभी तक खामोशी से खड़ी बस फलक और राजू की बातें सुन रही थी। जिंदगी की इस आजमाइशों के बारे में राजू बता रहा था, वो बखूबी समझ रही थी, या यूं कहो कि उससे बेहतर शायद कोई और दौलत जैसी नेमत की कदर समझ ही नहीं सकता। उसने अपनी सारी जिंदगी शौहर और रिश्तों दोनों की कमी में गुजारी थी। वो एकटक राजू को मायूसी से मेन दरवाजे की तरफ जाता देख रही थी, जहां उसकी ड्यूटी थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मुतमिन हो चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं रहा कि वो कब से फलक उसे पुकार रही थी। फलक उसकी बाह पकड़कर जरा खींचती है तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, तुम कुछ कह रही थी। वो मेरा ख्याल नहीं रहा। फलक, हाँ मैं बुला रही थी, तुम सुन ही नहीं रही थी। खैर चलो, तुम्हारी नमाज का भी वक्त हो रहा है, दोबारा भी पढ़ना है हमें। उसकी बात सुनकर दानीन भी हाँ में सिर हिलाती है और एक आखिरी बार गेट की तरफ देखकर फलक के साथ वापस गर्ल्स हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ा लेती है। वो अभी कुछ ही कदम चले थे कि दानीन की नज़र सामने से आ रहे अजलान पर जाती है, जिसके साथ जुबैर भी था और वो शायद अजलान से कुछ कह रहा था, जिस पर अजलान उसकी बातों को कोई खासा तवज्जो ना देते हुए अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए बिना सामने देखे कदया बढ़ा रहा था। उस हल्के आसमानी रंग की शर्ट और बेज कलर पैंट में भी वो बेहद लग्जूरियस लग रहा था और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो ज़रूर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। पर उसे देखकर दानीन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चेहरे का रंग जैसे एक बार में उड़ जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ पीट कर खड़ी हो जाती है और उसकी इस हरकत पर फलक, जो उसके साथ साथ चल रही थी, अचानक से रुकते हुए कहती है, क्या हुआ दानू। उसके सवाल पर वो अपनी घबराहट छिपाने की एक नाकाम सी कोशिश करते हुए कहती है, वो मैं मुझे, हाँ मुझे ना एक काम। उसने इतना ही कहा था कि तभी जुबैर, जो अजलान को कुछ कह रहा था, उसकी नज़र फलक पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही उसे पुकारता है, फलक। उसकी आवाज़ सुनकर फलक, जो दानीन के जवाब के इंतजार में थी, पलट कर सामने देखती है और अजलान या यूं कहो जुबैर को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही उनकी तरफ देखकर दानीन का हाथ पकड़कर उसे भी खींचते हुए उनकी तरफ ले जाने लगती है। वही उसके इस एक्शन पर दानीन की शक्ल देखने वाली थी, मतलब वो जिससे बचने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर वो शख्स उसके सामने था। वो दोनों अजलान और जुबैर के पास पहुंच हैं तो दानीन आहिस्ता से नजरें उठाकर देखती है तो अजलान अपने फ़ोन में बिज़ी था। उसने एक नज़र भी उसे देखा नहीं था। ये देखकर वो एकदम सुकून की सांस लेती है, वरना उसकी नज़रों की तपिश वो कम से कम फिलहाल बर्दाश्त ही ना कर पाती। वही जुबैर की नज़र जब दानीन पर जाती है तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे आप भी हैं मिस दानीन, कैसी है आप? कल तो काफ़ी परेशान कर दिया था आपने। बाय द हाउस योर मदर नाउ। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर जो घबराहट थी उसमें कुछ इजाफा होता है और वो घबराते हुए कहती है, जी बिल्कुल ठीक है वो। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ फ्रेज यूज फॉर शोइंग ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स अल्लाह। जुबैर, चलिए अच्छा है, वरना कल आपकी दोस्त काफ़ी घबरा गई थी, सो डोंट सो दैट अगेन। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती है। उसे भी अंदाज़ा था उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मसला हुआ है, पर फिर वो इन सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश ही रही। पर तभी अजलान, जो अभी तक खामोश था, अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए बेहद अंदान बनते हुए पूछता है, बाय द मिस दानीन, हुआ क्या था आपकी मोम को? उसकी बात सुनकर दानीन, जिसे लग रहा था कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हो रही हैं, ज़रा चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है। मतलब कोई इंसान कितना ही मीसना हो सकता था। इस वक्त मन ही मन वो एक के बाद एक सारी हलाल गालियाँ उसे सुना चुकी थी, पर सबकी नज़रें खुद पर पाकर वो कुछ सोचते हुए हड़बड़ाकर कहती है, वो बस बीपी हाई हो गया था, घबराने की कोई बात नहीं थी सर। उसने झूठ बोला है। कितनी नफरत थी उसे झूठ से, और लॉ एक के बाद एक बस बोले जा रही थी। अजलान बेहद नॉर्मल आवाज़ में, ओ सो सैड, पर आपको फिर भी इस तरह नहीं जाना चाहिए था। कैंपस के कुछ रूल्स हैं, टेक केयर ऑफ देम। आगे से कुछ भी हो इन्फॉर्म मी और एनी अदर हेड मेंबर बिफोर लीविंग। आप सब मेरी हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का ज़रूर से ख्याल कीजिएगा। आई वुडंट टॉलरेट दिस अगेन। उसने ज़रा सख्त आवाज़ में कहता था, जिस पर दानीन सिर झुकाए बस हाँ में सिर हिला देती है। अब वो क्या ही कहती, उसे पता था वो जानबूझकर यह सब कर रहा है। कहाँ वो रात भर उसके साथ थी और कहाँ वो बातें बना रहा था। मतलब हद है, वो वाकई एक ड्रैकुला था, खून चूस लेने वाला ड्रैकुला। जुबैर अजलान को यूं देखकर ज़रा चिढ़ते हुए कहता है, बस भी कीजिए डॉक्टर अजलान, वो खुद भी परेशान ही होगी, सो प्लीज़ लीव इट नाउ। उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहता। वही दानीन फलक का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सर अब हमें जाना चाहिए, कल टेस्ट है तो पढ़ना है। उसकी बात सुनकर जुबैर हाँ में सिर हिलाता है तो वो फलक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। पर तभी अजलान की आवाज़ एक बार फिर उसके कदम रोक लेती है, जो दानीन की तरफ देखकर कहता है, आई होप टॉपर्स लिस्ट में आपका नाम नंबर 1 पर हो मिस दानीन। इतना कहकर वो उसे एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाता है और जुबैर भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है। एपिसोड 54 सच अ किडो। अगले दिन सुबह के 8 बजे हॉस्टल रूम। दानीन और फलक पूरी तरह से तैयार थे। आज उनका टेस्ट जो था जहां, इसलिए दोनों ही रात भर सोए ही नहीं थे और सुबह सुबह तैयार थे अपने एग्जाम देने के लिए।
दानीन पूरी तरह तैयार होकर अपना बैग उठाते हुए फलक की तरफ देखती है, जो अभी भी किताब उठाए कोई बेहद मुश्किल शब्द रटने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, फलक चलो भी, अब यार 8:30 से टेस्ट शुरू है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब चलने का टाइम है। उसकी बात सुनकर फलक बिना उसकी तरफ देखे अपने सामने रखी किताब के पढ़ने जल्दी जल्दी पलते हुए कहती है, अरे यार दानू, 1 मिनट रुकोगी तुम? लास्ट मिनट रिविजन इज मस्ट। तुमने नहीं सुना, अक्सर आखिरी मोमेंट की पढ़ाई की नाव पार कराती है। दानील उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा, और यह प्रवचन किसने दिया है तुम्हें? न्यूटन ने। उसकी बात सुनकर फलक मुंह बनाते हुए कहती है, उस आदमी का तो नाम ही ना लो तुम दानू। ही वॉज द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन द हिस्ट्री ऑफ होल मैनकाइंड। मतलब भाई, अगर सेब गिरा था तो उठाकर खा लेता नहीं, उसे तो थियरीज बनानी थी। है और उसकी थियरीज का फल हमें भरना पड़ता है, या अल्लाह। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, और मतलब वो फलक ही है जो इतने सीरियस मोमेंट पर ऐसी बातें कर सकती थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बस भी करो, अब चलो, हम ऑलरेडी लेट है। पता चले जी से एग्जाम के लिए रात भर जागे हैं, वो देने की नौबत ही ना आए, समझी। और वैसे भी अगर डॉक्टर शरियाज को पता चला कि हम लेट है तो जो ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ना, वो सिर्फ हमारे लिए खुलेगा और हमें धक्के मारकर बेइज्जत कर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो चलो। इतना कहकर वो उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। वही फलक भी जल्दी से अपना बैग उठाकर उसके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं और मैं बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी दानीन को कुछ याद आता है और उसके कदम अचानक से रुकते हैं और वो कुछ सोचते हुए कहती है, फलक तुम क्लास पहुंचो, मुझे कुछ काम है, मैं डायरेक्ट वही आती हूँ। फलक क्या हुआ, अभी तो तुम ही इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? चलो ना, साथ चलते हैं, मुझे अकेले जाने का मन नहीं है, प्लीज। दानील उसे समझाते हुए, बात समझो तो जरा, कुछ अर्जेंट है और मेरी वजह से तुम भी लेट हो जाओगी, इसलिए तुम जाओ, मैं 15 मिनट में आती हूँ और कोई और सवाल नहीं, जल्दी जाओ। इतना कहकर वो वापस हॉस्टल के अंदर की तरफ कदम बढ़ा लेती है और फलक खुद भी मुंह बनाते हुए अंदर क्लास की तरफ चली जाती है। इधर दानीन जल्दी जल्दी लगभग दौड़ते हुए कमरे में आती है और अपने बैग के पास रखी ड्रॉअर को खोलकर कुछ ढूंढने लगती है, और जब उसे वो चीज़ मिलती है जिसकी उसे तलाश थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उस चीज़ को लेकर बाहर की तरफ वापस भागते हुए जाती है और सीधा हॉस्टल बिल्डिंग से निकलकर अपनी क्लास जाने की बजाय वहां से सीधा मेन गेट की तरफ दौड़ लगाती है। और उसे इस तरह भागता देख आपस के सभी लोगों की नजरें उसी पर थी। वो टकराते हुए बस भागी जा रही थी। वही अपने केबिन के पास खड़ा अजलान, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जब उसकी नजर अनाया ही उस पर जाती है तो उसकी आईब्राव जरा स्क्वीज होती है। वो इतनी बेतकल्लुफी से बस भागी जा रही थी, उस पिस्ता ग्रीन कलर के कुर्ते, सफेद स्टाफ और साथ में बैगी जीन्स के साथ उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। यूं ही भागते भागते एक बार को अचानक उसका पैर जरा ट्विस्ट होता है, पर वो गिरती उससे पहले ही संभल जाती है और वापस भागने लगती है। वही उसे यूं गिरता देख अजलान, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, एक पल को तो उसके चेहरे पर भी कुछ भाव आते हैं, पर अगले ही पल उसे वापस भागता देखो जरा नॉर्मल होता है। वही फोन के दूसरी तरफ वाला शख्स बार बार मसलसल उसे पुकार रहा था, पर अजलान के कानों तक कोई शायद पहुंच ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर शेरियाज, एम आई ऑडिबल? डॉक्टर शेरियाज, सर, डॉट सर, आवाज आ रही है सर। उस शख्स की जरा तेज आवाज सुनकर वो होश में आता है और बिना कुछ सुने अपनी गहरी आवाज में कहता है, वी विल डिस्कस दिस लेटर। इतना कहकर वो बिना सामने वाले की कोई बात सुने उसके मुंह पर ही फोन काट देता है। इस बीच उसकी आंखें लगातार दानीन पर थी, जो अब तक मेन गेट के पास पहुंच गई थी, और उसे देखते हुए ही वो कहता है, शी इज जस्ट सो चाइल्डिश। अभी अगर गिर जाती तो, पर नहीं, हरकतें ही ऐसी हैं। आई कांट बिलीव शी वॉज वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम टॉपर। खुद तो किसी का हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है, सचकिडो। वो जरा चिंते हुए कह रहा था, पर उसके लहजे में फिक्र थी जिसे उसका ईगो उसे मानने ही नहीं दे रहा था। वो अभी उसे ही देख रहा था कि तभी उसकी आंखें अचानक से छोटी हो जाती है और वो जरा सख्त आवाज में कहता है, यह उसने साथ क्या कर रही हैं? कहते वक्त उसके चेहरे पर जलन, गुस्सा और क्यूरियोसिटी साफ देखी जा सकती थी। इधर दानीन भागते हुए मेन गेट के पास आती है, जहां राजू अपनी उस गार्ड यूनिफॉर्म में पहले से मौजूद था, और उसे यूं हौंफता देख वो जरा घबराते हुए पूछता है, अरे छोटी, यहाँ क्या कर रही हो? टेस्ट है ना तुम्हारा आज? वक्त देखो, लेट हो जाओगी, जाओ जल्दी। उसकी बात सुनकर दानीन बिना कोई जवाब दिए जरा हौंफते हुए कहती है, जा तो रही हूं, पर एक जरूरी काम है जो करना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ में पका गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे राजेश भैया। ऐसी ही वॉच मैंने कुछ साल पहले माला, मेरा मतलब है अम्मी के लिए ली थी ट्यूशन के पैसे जोड़कर, पर उस वक्त ऑफर में मुझे एक मेल वॉच भी मिली थी। अब मेरा कोई ना तो बाप है और ना ही भाई, और किसी और मर्द से गैर ताल्लुक रखने की इजाजत ना मेरा मजहब मुझे देता है और ना ही मेरी परवरिश। आपकी भी बहन यहाँ नहीं है, और याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तक आपने कहा था कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मान सकती हूँ। तो बस समझ लीजिए आपकी छोटी बहन ये तोहफा आपको दे रही है। हाँ, ज्यादा कीमती नहीं है पर बहुत अजीज है मुझे। पहले कोई था नहीं देने के लिए, पर अब शायद एक भाई है।
जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भैया, उसने बेहद प्यार से कहा था। वही उसकी बातें सुनकर राजेश की आंखें नम हो गई थी। आज उसे एक और बहन मिली थी। परिवार ना होने का गम वो बखूबी समझती था, पर आज उसके पास एक और शख्स था परिवार कहने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुरा कर उसके हाथ से वो गिफ्ट बॉक्स लेकर खोलकर देखते हैं तो उसमें एक घड़ी थी जो शायद दुनियावी कीमत में ज्यादा कीमती ना हो पर एहसासों की कीमत में बहुत अनमोल और अजीज थी। राजू नम आंखों से उस घड़ी को देखते हुए ही कहता है, पहली बार हमारी बहन के अलावा कोई तोहफा दिया है हमें, और बहुत पसंद आया हमको ये चुटकी, बहुत कीमती है ये हमारे लिए। उसकी बात सुनकर दानीन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बहन के सिवा किसी ने नहीं दिया भैया, बहन ने ही दिया है, अब पहनकर तो दिखाए। उसकी बात सुनकर राजू मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर वो घड़ी पहनता है और मुस्कुराते हुए ही कहता है, बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर दानीन भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आपको अच्छी लगी तो अच्छी ही होंगी, खैर अब चलती हूँ, टेस्ट है आज। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ती है तो राजेश भी मुस्कुराते हुए कहता है, बेस्ट ऑफ लक। उसकी बात पर वो हाँ में सिर हिलाकर वहां से भागते हुए चली जाती है। आज एक बार फिर एक रिश्ते को अपनी जिंदगी में जगह दी थी उसने, आज एक बार फिर दिल की सुनी थी। इधर कोई और भी था जिसे दूसरी की वजह से कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था पर दिख सब रहा था, और दानीन को किसी और आदमी के साथ यूं हंसता मुस्कुराता देख उसकी आंखें दहकते हुए लावा की तरफ सुर्ख लाल हो चुकी थी। और ये था जलान। एपिसोड 55, माडो से नफरत। रात 10 बजे दानीन अपने हॉस्टल रूम की बालकनी में एक शॉल ओढ़े खड़ी थी। फलक अंदर सो रही थी अपनी मिनी पार्टी करते हुए ही। नेटफ्लिक्स पर किसी ड्रामा का पहला एपिसोड खत्म होने से पहले ही उसकी आंख लग गई थी। अब आखिर कल पूरी रात दोनों सोए जो नहीं थी, पर दानीन की आंखों से नींद कहीं गायब थी। वो बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी जहां आज बादल छाए हुए थे और मौसम जरा कुछ सर्द था। हल्की हल्की ठंड लखनऊ में शुरू हो गई थी। एक पतली सी शॉल ओढ़े वो हंठी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी अचानक से उसकी जेब में रखा उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो कॉलर आईडी पर माला लिखा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाती है तो दूसरी तरफ से माला की प्यारी सी आवाज़ आती है, क्या बात है, पहले तो हॉस्टल जाना नहीं था और अब इतना मन लग गया वहाँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। की याद ही नहीं है कि कम से कम एक बार तो कॉल कर लो मुझे, और यहाँ मैं तुम्हारी फिक्र में बैठी रहती हूँ, उन्होंने जरा शिकायत करते हुए कहा। उनकी बात भी ठीक थी। दानीन अपनी पढ़ाई में इतनी बिज़ी हो जाया करती थी कि माला से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वो उनकी शिकायत पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस टेस्ट था और बाकी पढ़ाई प्रेशर, इसलिए वक्त ही नहीं मिला कॉल करने का। वैसे वो तो तुम ही थी जिसने मुझे हॉस्टल भेजा था, अब क्या हुआ? याद आ रही है मेरी? कहो तो आ जाऊं वापस। उसकी बात सुनकर माला हल्का सा हंसते हुए कहती है, सब समझती हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, समझी? वही रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, तुम कुछ बन जाओगी तो मैं मानूंगी मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। और वैसे भी मुझे तो इंतज़ार है कब तुम्हारी तालीम पूरी हो और कब मैं तुम्हारा निकाह कराऊं किसी अच्छे आदमी से। उनकी बात सुनते ही दानीन जो अभी तक मुस्कुरा रही थी उसके चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है और चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। शादी, या यूं कहो कि एक अजाब उसके लिए। जिन रिश्तों से वो भागना चाहती थी उन रिश्तों में उसे बांधने की ख्वाहिश माला कर रही थी। इस बात का एहसास होते ही वो जरा सख्ती के साथ नाराज़गी से कहती है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, ये फिजूल के ख्वाब देखना बंद कर दो माला, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार कर यहाँ तो आ गई, पर शादी जैसी उम्मीद मुझसे कभी ना करना। जो दर्द और तकलीफ मैंने अपनी सारी जिंदगी झेली है उसकी वजह जानती हो? एक मर्द, वो मर्द जिसका खून मेरे रगों में दौड़ता है और नफरत है मुझे अपने अंदर दौड़ रही इस खून से। उसने बेहद नफरत से कहा, जैसे माला ने उसके अंदर दफन उसके माजी के जख्मों को हरा कर दिया हो। वही उसे यूं गुस्से में देखकर माला कुछ पल शांत रहती है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहती है, हर मर्द तुम्हारे बाप की तरफ नहीं होता दानीन, माशरे समाज में और भी मर्द हैं जो एक मिसाल है। तुम हर फर्द को अपने बाप के तराजू में तोलकर उन तमाम लोगों की तौहीन नहीं कर सकती। मानती हूँ कि जिंदगी भर तुम अपने जहन में अपने बाप की नफरत को जलाते आई हो, पर बेटा हर शख्स तुम्हारे बाप की छवि नहीं है, समझो बात को। उन्होंने उसे समझाने की एक कोशिश की जो पहली बार तो नहीं थी, वो शुरू से उसे समझाने की कोशिश करती थी, पर अपने वालिद के लिए जो नफरत उसके अंदर थी वो उसे कुछ देखने समझने ही नहीं देती थी। इस बार भी यही हुआ। लो माला के सारी तफलील को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, तुमने सही कहा माला, हर मर्द मेरे बाप जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को छोड़ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा बाप बाकी तमाम मर्दों से तो बदतर ही था। और पता है माला, मैं बचपन में हमेशा ख्वाहिश करती थी कि एक दफ़ा कम से कम उस शख्स से मिलूं जो कायदे से मेरा वालिद है। पर अब मैं अपनी हर नमाज की दुआ करती हूँ कि उस शख्स से मेरा सामना कभी ना हो, क्योंकि मेरे अंदर नफरत की जो आग जल रही है वो आग वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात बाकी मर्दों की, तो तुम भूल रही हो मेरी पैदाइश किन गोलियों में हुई है माला। मैं वहाँ पली बड़ी हूँ जहाँ औरतों को अपना शरीर ढकने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो तो सिवाय एक फन की कुछ नहीं थी। और उनकी इज्जत हर रात नोचने वाला भी मर्द ही कहते थे खुद को।
सारी जिंदगी जिस जात से अपनी इज्जत बचाने के लिए रोती गिड़गिड़ाती आई हूँ, तुम कहती हो उस कौम पर भरोसा करो। मुझे मौत मंजूर है माला, मगर कोई भी मर्द अपनी जिंदगी में मंजूर नहीं है। कहते कहते उसकी आवाज़ रुहासी हुई थी और आंखों से आंसू एक के बाद एक बहते जा रहे थे। एक बार फिर वो अपने माजी की उन गोलियों में थी। यहाँ घुंघरू की आवाज़ और औरतों की चीखों के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वही उसकी तकलीफ से माला भी वाकिफ थी, पर कुछ चीज़ें थी जो वो दानीन से ज़्यादा समझती थी, इसलिए दोबारा कुछ पल रुक कर कहती है, उन गलियों में घूमने वाले मर्दों के अलावा भी कई मर्द मौजूद हैं माशरे में दानीन। मुझे पता है कि अपने माजी से निकलना मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर अब और वहाँ ठहर नहीं सकती तुम। 22 साल बहुत बड़ा अरसा होता है दानीन, अब आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कहाँ तक है, शायद कल को मेरी सांसें थम जाए, पर कम से कम तुम्हें महफूज हाथों में तो छोड़कर जाऊंगी ना, वरना मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। और एक बार खुद से पूछो, क्या वाकई हर फर्द औरत को बेपर्दा करने की ख्वाहिश रखता है? क्या ऐसा कोई मर्द नहीं है जो और का हिजाब बने? उनकी बातें सुनकर ना जाने क्यों दानीन की आंखों के सामने अजलान का चेहरा घूमने लगता है। उसका उसे बजाना, उस दिल पूल में गिरने से घर ले जाना और उसकी हिफाजत करना। उस दिन अगर वो ना होता तो ना जाने क्या हो गया होता, और अगर वो चाहता तो खुद भी तो उसका फ़ायदा उठा सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बाकी मर्दों जैसा नहीं था। वो अजलान शरियाज है, मुख्तलिफ। वो यही सब सोच रही थी कि तभी दूसरी तरफ से माला उसे हेलो हेलो कहती है तो वो होश में आती है, और इससे पहले कि माला एक बार फिर यह सिलसिला शुरू करती, वो बिना उसे कुछ कहने का मौका देते हुए कहती है, माला मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो बिना कुछ उनकी सुने फ़ोन काट देती है और एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ में पका फ़ोन देखते हुए खुद से कहती है, नहीं माला, मर्द कभी नहीं बदलते, उन्हें सिर्फ औरत के शरीर की ख्वाहिश रहती है, रूह की नहीं। सब एक जैसे होते हैं, औरत की इज्जत नोचने वाले। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो उसके माजी ने उसे तोहफे में दिया था शायद। इधर अजलान के पेंट हाउस में वो अभी अभी बाथरूम में नहाकर बाहर आता है। इस वक्त उसकी कमर पर सिर्फ एक वाइट टॉवल मौजूद थी और पानी की बूंदें उसके बालों से होते हुए उसके सीने और पीठ को भिगो रही थी, और वो किस हद तक हसीन तरीन लग रहा था ये शब्दों में काश बयां हो पाता। चाहे कितनी भी ठंड हो, उसकी यह एक अजीब सी आदत थी सोने से पहले कोल्ड शावर लेने की, जो पिछले कई सालों में नहीं बदली थी। वो नहाकर अभी आया ही था कि तभी साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजता है और वो जाकर फ़ोन हाथ में उठाता है तो ये हॉस्पिटल से फ़ोन था। वो बिना कुछ भी सोचे फ़ोन पिक कर कान पर लगाता है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर अभिषेक की आवाज़ आती है, सर वो कल मिस्टर मेहता की सर्जरी शाम में रीशेड्यूल करवा दी है जैसा आपने कहा था। अजलान बैग पर रखी टोवल उठाकर बाहर बालकनी की तरफ कदम बढ़ाकर अपने बाल पोंछते हुए ही कहता है, गुड डॉक्टर अभिषेक, बाय द वे गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में नर्सेज अलॉट हुई। उसकी बात सुनकर अभिषेक जरा डरते हुए कहता है, वो सर फिलहाल बस 2 ही नर्सें अवेलेबल थी और वो मौजूद हैं, बाकी की 2 ने आज ऑफ लिया है। उसकी बात सुनकर अजलान जो बालकनी तक आ गया था उसकी आंखें जरा सख्त होती है और वो जरा सख्त आवाज में कहता है, व्हाट द हेल इज दिस डॉक्टर अभिषेक? वहाँ कम से कम 4 नर्सेज मौजूद होनी चाहिए, देन हाउ द हेल ओनली 2 आर अवेलेबल? आपको अंदाजा भी है डिलीवरी के बाद एक औरत की बॉडी को कितने रेस्ट की ज़रूरत है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर उन्हें रात में कुछ चाहिए हो और कोई नर्स वहाँ अवेलेबल ही ना हो तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक नन्ही जान को दुनिया में लाना कितना मुश्किल है, डू यू हैव एनी आइडिया? ऐसे में अगर हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कहा सकते, देन व्हाट द हेल आर वी डूइंग? अगर नर्सेज की कमी है तो और हायर करो, हॉस्पिटल का बजट इतना है कि हम आराम से बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसने गुस्से में जरा चिल्लाते हुए कहा था, जिस पर डॉक्टर अभिषेक तक जरा कांप गए हैं। वो बड़ी हिम्मत से कहते हैं, सर वो दाऊद सर ने नए स्टाफ को हायर करने से मना कर दिया था। उसकी बात सुनकर अजलान की आंखें गुस्से से बंद हो जाती है। वो खुद को जरा शांत कर आंखें खोलते हुए कहता है, आई डोंट केयर कौन क्या बोलता है, आई जस्ट वांट बेस्ट फॉर माय पेशेंट्स, दैट्स इट। तुम न्यू हायरिंग स्टार्ट करो, आई विल टॉक टू मिस्टर दौड़। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने फ़ोन काट देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर काफ़ी इरिटेशन थी। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अपने थोड़ी दूरी पर बने गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग पर जाती है, या यूं कहे कि 5वें फ्लोर पर बनी एक कमरे की बालकनी पर, जहां कोई खड़ा था जो क्लियर तो नहीं दिख रहा था, पर उसे पता था ये कौन है। ये दानीन थी। उसे इस वक्त यूं बालकनी में खड़ा देख उसकी आंखें कुछ छोटी होती है और वो कुछ सोचे हुए कहता है, यह इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इतनी ठंड है, सो जाना चाहिए अब तक तो। ये कहते वक्त उसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि वो खुद भी बाहर बालकनी में ही खड़ा है, वो भी एक टॉवल में। यही सब सोचते हुए वो अपना फ़ोन एक बार फिर ओपन करता है और एक नंबर टाइप कर फ़ोन लगाता है। इधर दानीन जो बालकनी में अभी भी खोई हुई सी खड़ी थी, उसके हाथ से पका उसका फ़ोन एक बार फिर बजता है। वो एक नज़र कॉलर आईडी पर देखती है तो यह अननोन नंबर था। जारी है। आगे के एपिसोड जल्द अपलोड होंगे। धन्यवाद।